गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की क्लास में जो कंपलसरी अपना पेपर है इंटीग्रेटेड बीए बीएड और बीएससी बीएड का, उसमें अपने कल बात की थी जो सॉइल इरोजन के जो फैक्टर्स हैं, कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से सॉइल इरोजन होता है। आज हम बात करेंगे टेक्निक्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, मृदा संरक्षण की विधियाँ। मृदा संरक्षण का प्रमुख उद्देश्य मिट्टी के कटान को रोकना है, ठीक है, उसके उपजाऊपन को बनाए रखना है जिससे कि भूमि बंजर न होने पाए। अधिकांश रूप में मानवीय क्रियाओं से मृदा अपरदन में वृद्धि हो जाती है, अतः मृदा के संरक्षण के अंतर्गत अपरदन की गति को कम करना, उर्वरा शक्ति को संचित रखने का प्रयत्न किया जाता है। ठीक है, अब मृदा संरक्षण को अगर अपने पूछे, मृदा संरक्षण में क्या होता है, एक तो जो जिस उर्वरा शक्ति है मिट्टी की वो बनाए रखना, दूसरा जो उसका कटाव है उसको रोकना। ठीक है, ये कुछ विधियों के अंतर्गत किया जाता है, उनमें से हम अपने बात करेंगे। फर्स्ट जो अपनी है, फर्स्ट क्या है, वनस्पति आवरण का विकास एवं संरक्षण, संरक्षणी वृक्षारोपण, डेवलपमेंट ऑफ वेजिटेशन एंड कवर एंड प्रोटेक्टिव एफोरेस्टेशन। मतलब जो अपने जो भूमि है उस पे पेड़ पौधे लगा के, ठीक है, वनस्पति का जो आवरण बिछा होता है उसकी वजह से मिट्टी कटाव को रोकते हैं। मृदा को कटाव को रोकने के तथा भूमि को संगठित रखने का सहज एवं सार्थक उपाय वृक्षारोपण है। ठीक है, सबसे अच्छा उपाय जो है अपना वो क्या है, वृक्षारोपण ही है। उसके द्वारा हम मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं, उसकी उर्वरा शक्ति है उसको बनाए रख सकते हैं, क्योंकि वृक्षों की जड़ें भूमि को जकड़े रहती है जिससे वह प्रवाहित नहीं होती। साथ ही वृक्ष पानी की एक निश्चित मात्रा को भी सोख लेते हैं जिससे भूमि नम हो जाती है, इससे भूमि क्षरण कम होता है। अब क्या है कि जब पानी जो है, पानी जो पेड़ पौधे हैं उससे क्या है कि जो मिट्टी पानी का अवशोषण करते हैं, इसलिए जो मिट्टी है वो नम बनी रहती है, और उस नम मिट्टी का क्या क्या है कि जो अपरदन है वो नहीं होता है। जल प्रवाह की गति भी वृक्षों द्वारा कम होती है। ठीक है, मृदा संरक्षण हेतु वनस्पति का विकास संरक्षणी वनोरोपण पेटियों के रूप में किया जाना चाहिए। इस प्रकार का वनोरोपण दो प्रकार का होता है, प्रथम जल नियंत्रित करने हेतु एवं द्वितीय वायु अवरोधित करने हेतु। ठीक है, अब जो ये आपके जो पेड़ है इनकी जो अपने ये जो लाइनें या कतारें लगाते हैं, एक तो जल जो प्रदन होता है उसको रोकने के लिए होता है, दूसरा वायु प्रदन, वायु के वेग से जो वायु का जो प्रदन होता है, सॉइल जो इरोजन जो होता है वो वायु के द्वारा जो होता है उसको भी रोकने में सहायक होता है। जिनके मध्य झाड़ियाँ आदि लगा दी जाती हैं, इससे जल प्रवाह नियंत्रित रहता है। वायु अवरोधी के रूप में हरित पट्टियाँ का विकास किया जाता है, जो ग्रीन बेल्ट की अपनी बात करते हैं वो विकसित किया जाता है। यह अनेक वृक्षों की पट्टियाँ होती हैं जिन्हें कतारों के रूप में आवश्यकता अनुसार लगाया जाता है। अब जैसे अपने अगर वायु के जो प्रवाह को रोकना है, कम करना है, वायु की जो गति है उसको कम करना है, तो क्या है कि पेड़ों की कतारें लगाई जाती है, पहले छोटे फिर बड़े, बड़े उससे बड़े, ऐसे करके पहले जैसे मान लो घास वगैरह लगाई जाती है, फिर उसके ऊपर स्त्रब लगाए जाते हैं जो झाड़ियाँ जो होती हैं, फिर उसके ऊपर ट्रीज लगाए जाते हैं, स्मॉल ट्रीज जो होते हैं, फिर जो लंबी हाइट के ट्रीज होते हैं उनको लगाया जाता है। तो इस प्रकार वो जो बनता है वो ग्रीन बेल्ट कहलाता है। जो वायु के मार्ग में अवरोध का कार्य कर वायु की गति व मिट्टी को उड़ने से बचाती है। मरुस्थल के समीपवर्ती प्रदेशों में खेतों के वायु दिशानुमुख भागों में यहाँ तक कि नगरों के चारों ओर इन पट्टियों का विकास किया जाता है। इनसे मृदा अपरदन तो नियंत्रित होता है, साथ में पर्यावरण भी शुद्ध होता है और नियमित लकड़ी भी उपलब्ध होती रहती है। ठीक है, सेकंड जो आता है अपना स्ट्रिप क्रॉपिंग, पट्टीदार कृषि। इस विधि में अपरदन रोकने वाली तथा अपरदन रोधी फसलों को समूच रेखा पर पंक्तियों के रूप में बोया जाता है जिससे प्रवाहित जल का वेग कम हो जाता है। सिल्ट अपरदन रोधी पट्टियों में एकत्रित हो जाता है जिससे मृदा अपरदन की मात्रा कम हो जाती है। विभिन्न फसलों के बोए जाने से भूमि के रासायनिक तत्वों का अनुपात भी सही रहता है। इस प्रकार की सघन पट्टियों से सीधी वर्षा से जो मृदा क्षय होता है उससे भी बचाव होता है। इसमें क्या करते हैं, जैसे मान लो अपने डेजर्ट एरिया में कोई बाग वगैरह लगा रखा है अपने, जैसे मान लो कोई बागान है अपना, किन्नू का हो गया, कुछ भी हो गया, इस तरह का जो बागान होता है उसके उसके चारों साइड क्या है, हम इस प्रकार के पेड़ पौधों की या फसलों की ऐसी बीज बोए जाते हैं जिससे जो कि उससे जो वायु से एक तो उनकी हानि कम हो, ठीक है,
धूल मिट्टी से सुरक्षा होती रहे, वो एक बेल्ट का, सुरक्षा बेल्ट का कार्य करते हैं। उनकी हाइट थोड़ी, जो बाग के अपने पौधे हैं उनसे थोड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो दो तरह से इससे, अगर डायरेक्ट बारिश आती है तो भी क्या है, जो तेज बारिश होती है उससे भी उसका बचाव होता है, ठीक है। तो इस प्रकार का स्ट्रिप क्रॉपिंग, इसमें फसल का मेन, अपने फसल की जो इस प्रकार की क्रॉपिंग की जाती है। नेक्स्ट आता है आपका वेदिकाकरण, ट्रेशिंग। पर्वतीय डालों पर भूमि का कटाव अपेक्षाकृत अधिक होता है, अतः इन डालों पर यदि सीढ़ीदार खेत बनाए जाते हैं तो एक और कृषि उत्तम होती है, दूसरी ओर मृदा अपरदन में कमी आ जाती है। इसका उदाहरण चाय के सीढ़ीनुमा बाग जो पर्वतीय डालों पर सफलतापूर्वक लगाए जाते हैं। अब इसमें आपने जो असम वगैरह की साइड जहाँ पे अपने चाय पत्ती के जो बागान होते हैं वहाँ पे क्या पर्वतीय क्षेत्र है, तो वहाँ पे इस प्रकार के सीढ़ीनुमा खेत बना के और खेती की जाती है, जो कि साथ में मृदा अपरदन को रोकती है, और दूसरा क्या है कि कृषि भी अच्छी होती है इससे, क्योंकि वहाँ और कोई तरीका नहीं है खेती करने का। नेक्स्ट आता है अपना सस्यावर्तन या फसल चक्र, क्रॉप रोटेशन। भूमि पर यदि निरंतर समान प्रकार की फसल उगाई जाती है तो उससे अनेक लवण व रासायनिक जैविक तत्वों की कमी हो जाती है। अपने एक ही प्रकार की फसल उगाएंगे तो क्या है कि वो सेम ही जो उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो उनका अवशोषण करेगा, जिससे क्या है कि उर्वरा शक्ति वो क्या है कि अपने भूमि की समाप्त हो जाती है। मृदा में विभिन्न तत्वों के संतुलन बनाए रखने के लिए फसलों का चक्रीकरण आवश्यक है। उचित फसल आवर्तन से भूमि अपरदन नहीं हो पाता। मिट्टी पर्याप्त समय, इसमें क्या होता है कि आपका जो क्रॉप रोटेशन है, फसलों का चक्कर जो है वो अपने को करना है। इसमें क्या करते हैं अपने, जैसे मान लो दाल वाली फसलें हैं उनको उगा लिया, उससे नाइट्रोजन मिलती है जो कि मृदा की नाइट्रोजन जो अंदर जो नाइट्रोजन है उसको बढ़ाती है। इसी प्रकार जैसे मान लो अपने क्रॉप रोटेशन, एक जो मान लो अपना एक फील्ड जो है उसमें 1 हेक्टेयर भूमि है, उसमें अपने अगर पहले पहले साल अगर उसमें अपने कपास की बुवाई की है तो अगले साल अपने उसमें दूसरी फसल की बुवाई करेंगे, और नेक्स्ट टाइम जब फिर वापस कपास का टाइम आएगा तो हम वहाँ पे कपास नहीं दूसरी फसल कोई जैसे वहाँ पे लगाएंगे। तो ये क्या कहलाता है, फसल चक्र कहलाता है, क्रॉप रोटेशन कहलाता है, ठीक है। इससे भूमि की जो उर्वरा शक्ति है वो बनी रहती है। नेक्स्ट आता है आपका अवनालिका नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ गलीज। अधिक समय तक मृदा अपरदन होते रहने से वहाँ अवनालिकाएं बन जाती हैं, जो नालियाँ छोटी छोटी बन जाती है, जिनसे अपरदन और अधिक तीव्र हो जाता है, जो अत्यंत हानिकारक होता है। इसे नियंत्रित करना आवश्यक है। इसको नियंत्रित करने की विधियाँ निम्न है। एक तो अपवाह जल को रोकना, मतलब जो प्रवाहित हो रहा है उसको जल को रोकना, ठीक है। और उसका दूसरा क्या है, उसका जो पथ है मतलब उसका जो मार्ग है उसको चेंज करना। उसी मार्ग में बहेगी तो वो कटाव होता रहेगा, होता रहेगा, धीरे धीरे क्या है वो जो अवनालिका वो बड़ी होती रहेगी। तीसरा जो है वनस्पति आवरण में वृद्धि, वहाँ पे कोई इस प्रकार की उसका मार्ग चेंज कर दिया और वहाँ पे जो अपने पेड़ पौधे या वनस्पति कोई घास वगैरह इस तरह का ग्रो कर दिया, जिससे कि वो वहाँ पे जो अपरदन हुआ है उसको कंट्रोल किया जा सके। नवीन संरचनाएं बनाकर अपरदन रोकना, ठीक है। नहीं जो मान लो या तो आप उसका परमानेंट ही कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना दो कि ताकि वहाँ से पानी गुजरता रहे और मिट्टी का कटाव नहीं हो। नेक्स्ट आता है अपना समोच्च कृषि, एग्रीकल्चर अलोंग कंटूर्स। इसमें खेतों की जुताई विशेष प्रकार से की जाती है जिससे खेत की मृदा बहकर न चली जाए। जहाँ भी खेतों में ढलान है वहाँ समोच्च कृषि की जानी चाहिए, जिससे मृदा कणों से ढाल से प्रवाह न हो। जब खातिका ढलान के समोच्च के अनुरूप होगी तो प्रत्येक खातिका नीचे ढलान की ओर बहने से रोकने के लिए अवरोध बंद का कार्य करेगी। अब क्या है कि इसमें जैसे जुताई जो करते हैं अपने खेत की, वो अगर ढलान वाला खेत है तो अपने क्या करते हैं जुताई इस प्रकार से करते हैं कि जो मिट्टी का जो पानी के साथ कटाव जो है वो क्या है, मतलब इस प्रकार से करते हैं कि जैसे खाली टाइप बन जाती है, उस खाली में क्या है कि वो जो उधर से मिट्टी कट के आ रही है वो उस खाली में भर जाएगी, वहां से अगर मिट्टी गई तो आगे नेक्स्ट खाली में भर जाएगी। इस प्रकार का अपने उसका जुताई करते हैं। नेक्स्ट आता है पशुचारण पर नियंत्रण, कंट्रोल ग्रेजिंग। अनियंत्रित पशुचारण मृदा अपरदन यहाँ तक कि मरुस्थल निर्माण एवं विस्तार का एक कारण है। पशुओं के पैरों से मृदा असंगठित होकर निरंतर अपरदित होती रहती है। साथ ही पशु वनस्पति आवरण को समाप्त कर मृदा अपरदन में वृद्धि करते हैं। अतः मृदा संरक्षण हेतु पशु चारण क्षेत्रों को सीमित करना चाहिए, अर्थात उनके चारण का क्षेत्र निर्धारित होना चाहिए। अब इसमें क्या है कि मैंने आपको पहले भी बताया जैसे पशु चारण जो है
उसकी वजह से भी मृदा क्या है कि असंगठित हो जाती है और वो मिट्टी का कटाव होता है वहाँ पे। अब जैसे छोटी वनस्पति है वो भी नष्ट हो जाती है उससे, पशुओं के पैरों और से, तो उससे क्या है कि धीरे धीरे वहाँ पे जैसे मान लो ज़मीन पे जैसे पैर उनके रखते हैं, तो क्या है कि वहाँ से मिट्टी का जो है मिट्टी असंगठित हो जाती है, ढीली हो जाती है, तो वो कटाव में पानी के साथ या वायु के साथ बह सकती है। तो उनका क्षेत्र एक निर्धारित होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका बाढ़ नियंत्रण, फ्लड कंट्रोल। बाढ़ द्वारा भूमि की ऊपरी परत की मिट्टी बह जाती है, यद्यपि जहां इसका जमाव होता है वहां उपजाऊपन में वृद्धि हो जाती है, फिर भी विस्तृत क्षेत्रों में इससे मृदा क्षरण होता है। नदियों पर बांध बनाकर नदी जल को उपयोग में लाकर इसमें कमी लाई जा सकती है। बाढ़ क्षेत्र में मिडोज भी भूमि रक्षा का कार्य करती हैं, मतलब बीच में इस प्रकार का जो उनका बहाव है उसको कम करके। नेक्स्ट आता है आपका स्थानांतरण कृषि पर प्रतिबंध, शिफ्टिंग कल्टीवेशन पर जो प्रोहिबिशन। आदिवासी जातियों द्वारा स्थानांतरित कृषि से भूमि वनस्पति विहीन हो जाती है। कृषि के पश्चात जब वह इस भूमि को पे छोड़ जाते हैं तो वहां मृदा अपरदन अधिक होने लगता है, अतः स्थानांतरित कृषि पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक है। नेक्स्ट है उर्वरक एवं खादों का प्रयोग। मृदा में उर्वरक एवं खाद मिलाने से न केवल भूमि की उर्वरता में वृद्धि होती है अपितु उसके गठन, संरचना और जल धारण करने की क्षमता में भी सुधार होने से भूमि अपरदन कम होता है। जैविक अपशिष्टों जैसे पत्तियों, डंठलों आदि का प्रयोग भी लाभकारी होता है, ठीक है। तो ये क्या है कि उर्वरक जो है, खाद जो है, उनके प्रयोग से भी मृदा अपरदन मिलाने से क्या है कि कम होता है। जैविक खाद और ये इनसे अपने क्या है कि मृदा की जो उर्वरा शक्ति है उसको बढ़ाते हैं। अपने जैविक अपशिष्टों जैसे पत्तियों का डंठल हो गया, ये एक साथ में मृदा अपरदन को भी रोकती हैं, मृदा को एक संगठित बनाती हैं थोड़ा, ठीक है। नेक्स्ट आता है उचित भूमि उपयोग, प्रॉपर लैंड यूटिलाइजेशन। मृदा संरक्षण हेतु उचित भूमि उपयोग अत्यंत आवश्यक है। प्रत्येक क्षेत्र का भू सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। तत्पश्चात भूमि को विविध उपयोगों हेतु श्रेणीबद्ध किया जाना चाहिए। विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों का उपयोग निर्धारित होना चाहिए, जैसे वन्य क्षेत्र, चारागाह क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र, पशुचारण क्षेत्र। इस प्रकार मृदाओं का भी उनकी रासायनिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण कर उनके उचित उपयोग का निर्धारण करना चाहिए। इसमें क्या है कि जैसे जो लैंड किस प्रकार की भूमि है उसके हिसाब से उसको, अगर मान लो किसी भूमि में अच्छा उर्वरा शक्ति है तो वहाँ पे क्या अपने एग्रीकल्चर कर सकते हैं। अगर कोई बंजर भूमि है तो अपने क्या कर सकते हैं, वहाँ पे कोई डेवलपमेंट एक्टिविटी कर सकते हैं। या जैसे फॉरेस्ट जो लैंड है, वन्य भूमि है जो जिसमें कि उर्वरा शक्ति मान लो कम है, तो उसको अपने वन के रूप में डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से भूमि का अलग अलग अपने डिवाइडेशन करके, प्रॉपर मैनेजमेंट करके और उसका उचित उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका मृदा की उर्वरता का अनुरक्षण, मेंटेनेंस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। मृदा संरक्षण का एक महत्वपूर्ण पक्ष मृदा की उर्वरता को बनाए रखना है, क्योंकि इसी पर कृषि की प्रगति संभव है तथा अन्य वनस्पति विकास भी इसी के माध्यम से होता है। इसके लिए जहां भूमि की रासायनिक संरचना का ज्ञान आवश्यक है, वहीं फसलों का उचित चयन, चक्रीकरण, मृदा की ऊपरी परत का बहाव को रोकना, वनस्पति तत्वों को बनाए रखने में भी आवश्यक है। ह्यूमस जो होता है, अधिक सिंचाई से भूमि में क्षारीयता का विकास होने से उपजाऊ भूमि भी व्यर्थ हो जाती है। भूमि में बंजरता न होना, बंजर भूमि का उचित उपयोग होना आवश्यक है, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, अपने जो भूमि की जो फर्टिलिटी है उसको मेंटेन रखते हैं। ऐसे नहीं कि हम बहुत ज़्यादा सिंचाई करेंगे तो उससे ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, ऐसा कुछ नहीं होता, उससे ज़्यादा नुकसान भी होता है। तो प्रॉपर जो चीज़ें होती हैं उनको अपने मेंटेन रख के, सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन रख के, सॉइल की जो टेस्टिंग वगैरह करके उसमें कि कौन सा फर्टिलाइजर जो देने की ज़रूरत है और किस प्रकार की माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देने हैं या किस प्रकार के जो खाद वगैरह डालनी है, तो ये सब चीज़ों का अपने पूरे बैलेंस के साथ करना चाहिए, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति है जो बनी रहती है, ठीक है। संक्षेप में मृदा संरक्षण मृदा संसाधन के समुचित उपयोग हेतु आवश्यक है। इसके लिए मृदा प्रबंधन, सॉइल मैनेजमेंट की आवश्यकता है। भूमि विशेषज्ञ, मृदा विशेषज्ञ, भूमि के उपयोग के ज्ञाता और समय भूमि उपयोगकर्ता अर्थात किसान सामूहिक रूप से इस कार्य को संपन्न कर सकते हैं। प्रशासन की सहायता से भी इसके लिए आवश्यक है।
जैसे भारत में अनेक भूमि सुधार कार्यक्रम सरकारी रूप से चलाए जा रहे हैं, इसमें जनता की भागीदारी होने से भी अधिक प्रभावशाली हो सकते हैं। अब गवर्नमेंट विभिन्न विभिन्न जैसे सोइल हेल्थ कार्ड वाली जो लैब टेस्टिंग का जो भी स्टार्ट किया था इंडियन गवर्नमेंट ने, उसमें क्या है कि अपने कोई भी सोइल सैंपल लेके उसकी टेस्टिंग करवा सकते हैं और उसमें जान सकते हैं कि किस प्रकार के उर्वरक या खाद या हमें इसमें डालने चाहिए, जिससे भूमि की जो उर्वरकता है वो बनी रहे। इससे क्या है कि हम जो बंजर भूमि है उसको भी उपजाऊ बना सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।